हम लोग बात कर रहे थे कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की और वहां पर हमने देखा कि डेविएशंस जो हैं मतलब जो राउल्ट्स लॉ है उसको फॉलो नहीं करते बहुत सारे सॉल्यूशन जिनको हम रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। और वो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह के डेविएशंस दिखाते हैं। एक डेविएशन हमने देखा था कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है और एक डेविएशन देखा था हमने जहां पर वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले जो हमारे पास में सॉल्यूशंस थे, ये भी एक्चुअली अगर हम नेगेटिव वाले तो सिंपल एक ही तरह के हैं या पॉजिटिव वाले एक ही तरह के हैं, लेकिन इनको कई बार हम दो तरह के टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसा? एक सॉल्यूशंस तो हम वो लेते हैं जो बहुत कम डेविएशन दिखाता है। जैसे मैं आपको कल कह रहा था कि यहाँ पर बहुत कम डेविएशन दिख रहा है, इस फर्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा है बहुत कम डेविएशन, यहाँ पर बहुत कम डेविएशन है। ये जो ब्लू लाइन है इस रेड लाइन के थोड़ा सा ही ऊपर है। लेकिन अगर हम इस सेकंड डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो डेविएशन है वो काफी ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वो है जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है। इसी तरह से एक नेगेटिव डेविएशन हो सकता है जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें स्मॉल डेविएशन मिलेगा और एक वो जिसमें लार्ज डेविएशन मिलेगा। अब इनको हम कैसे पहचाने, वो इस ग्राफ से तो आप पहचान ही सकते हो जिस देखते ही कि वहां पर स्मॉल डेविएशन है या वहां पर लार्ज डेविएशन है। लेकिन इन दोनों ग्राफ्स की या इन दोनों टाइप्स की एक जो कुछ खास बात है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद में फिर हम एजिट्रोपिक मिक्सचर्स पे चलेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा। इसमें एक चीज आप हमेशा देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, इसको मैं ए पॉइंट मानता हूं और इसको इधर भी मैं ए पॉइंट मानता हूं। ये जो ए पॉइंट है मतलब ये कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर, ये जो सॉल्यूशन का है, ये जो ग्राफ आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू कभी भी इस पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको थोड़ा सा केवल इसी चीज को यहां पर समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये ग्राफ है आपका, है ना, और यहां पर हमने कहा कि ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। मतलब यहां से शुरू करेंगे हम ये। तो जब ये स्मॉल डेविएशन दिखाता है तो इस स्मॉल डेविएशन में ये जो पॉइंट ए है ये कभी भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये डेविएशन ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये या क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा और उसके बाद ये यूं चलेगा, यूं, है ना। अब आप यहां पे देखो कि ये जो लगातार ये जो लाइन है, ये दो जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन कुछ देर तक पैरेलल चलती हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होकर के चलती हैं, एक जैसा वैल्यू दिखाती है। कभी भी ये जो सॉल्यूशन है और ये हमारे पास में ये जो डेविएशन है, सॉरी, ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएटेड ग्राफ है, ये वाला जो डेविएशन वाला जो ग्राफ है, डेविएशन वाला ग्राफ, और ये हमारे पास जो सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है ना, जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन और ये नॉन आइडियल, ये वैल्यू कभी भी, ये जो ए पॉइंट है, ये डेविएशन की जो वैल्यू है वो कभी भी इस आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये कभी भी अगर ये डेविएशन है तो ये वैल्यू देखो ये ज्यादा हो गई इस पर्टिकुलर टाइम पर, यहां पर आपको ज्यादा दिख रही है, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पर ए से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं, ऐसे लेकर के, तो ये ऐसे चलता है। तो देखो डेविएशन तो दिखाया है इसने, लेकिन ये जो चीज है डेविएशन, ये इस पॉइंट से कभी भी ज्यादा ऊपर नहीं गया। ये देखो हमेशा क्या रहा है, इसके नीचे रहा है। ओके, और अगर हम इस लार्ज डेविएशन में बात करते हैं तो लार्ज डेविएशन में तो हम जाहिर सी बात है देख ही रहे हैं कि ये ए पॉइंट है और यहां पर अगर आप इसका पीक पॉइंट देखते हो तो यहां आता है, तो ये ए डैश मान लो, तो ये ए डैश जो है उस ए से ज्यादा ऊपर पहुंच रहा है। यहां पर लेकिन कोई भी पीक ऐसा नहीं है या कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस ए पॉइंट से ज्यादा हो।
ये हमेशा क्या रहेगा, इसके नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे जब भी ग्राफ बनाओगे या ग्राफ स्टडी करोगे या इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये चीज हमेशा आती है कि जो आपके स्मॉल डेविएशन वाले ग्राफ्स होंगे, चाहे वो लार्ज डेविएशन में हो, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, डेविएटेड वैल्यू का ग्राफ कभी भी आइडियल सॉल्यूशन की किसी भी वैल्यू से ज्यादा नहीं होता, हमेशा वो कम ही रहेगा। अब है ना, तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो ग्राफ ये जो आ रहा है ये सारा का सारा हमेशा क्या रहेगा, ये कम ही रहेगा, इस ए वैल्यू से हमेशा कम रहेगा। और यहां जब लार्ज डेविएशन होता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है, लार्ज डेविएशन। तो ये दो चीज जो है वो आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी इस टाइप के ग्राफ्स को, जो डेविएशन वाले जो ग्राफ्स हैं उनको आप देखोगे तब। आई होप आप लोगों को वो चीज क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इसको कई बार हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल देते हैं या कई बार इसको हम एजियोट्रॉप्स बोल देते हैं या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ये क्यों बोलते हैं, इसमें होता क्या है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं अब हम यहां पर समझेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। पहली चीज तो ये है कि जब भी आप किसी भी तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाओगे तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर केवल दो तरह के सब्सटेंसेस के मिलाने पर होना चाहिए, क्योंकि मिक्सचर वो होता है जहां दो से ज्यादा चीजें भी मिलती हो, दो या दो से ज्यादा चीजें हमने मिला दी तो वो मिक्सचर कहलाता है। लेकिन इस तरह के जो मिक्सचर्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, ये बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे। बाइनरी का मतलब केवल दो ही चीजें इसमें मिली होंगी। क्या मिला होगा, एक तो इसमें होगा सॉल्यूट और एक होगा इसमें सॉल्वेंट। हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे शिकंजी बनाते हैं तो शिकंजी हमें क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, वो सॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसमें हम नींबू भी डालते हैं, उसमें हम चीनी भी डालते हैं, उसमें हम नमक भी डालते हैं, तो बन तो रहा है सॉल्यूशन, नॉन आइडियल है, लेकिन वहां पर बाइनरी नहीं है, वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ नहीं है, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, एक कोई सॉल्वेंट होता है उसमें और एक कोई सॉल्यूट होता है, एक एक चीज सिर्फ उसमें होगी, मतलब कि वो बाइनरी मिक्सचर होगा। ठीक है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर के बना हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इनको मिला देते हो, हमें मालूम है कि हमारा कोई भी एक, जैसे मान लो हम यहां पर एक एग्जांपल लेकर के चलें, मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर C2H5OH एक इथेनॉल आपके पास में है और इसमें आपने क्या किया, वाटर में इसको मिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास में हो गया सॉल्वेंट और ये हमारे पास में हो गया सॉल्यूट। तो जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। हमने मान लीजिए कि ये लिए, हमें मालूम है कि हर तरह का कंपाउंड एक स्पेशल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रखता है। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड्स हैं, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो हम इसको यहां पर कंसीडर करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट्स को। ठीक है ना, अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है करीब करीब 353 केल्विन, है ना। इसको केल्विन आपको मालूम ही है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो 273 इसमें से आप माइनस कर दो,
तो 273 माइनस कर दोगे तो करीब करीब यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो आ जाता है ना। तो केल्विन में आपने उसको कन्वर्ट करके दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आप वाटर को देखोगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। और अगर हम यहाँ देखें तो इसको हम 100 बोलेंगे, क्योंकि 273 0 केल्विन है और 100 डिग्री इसमें ऐड कर दो तो 373 केल्विन हो जाता है ना। तो हम ज्यादातर बात करेंगे यहाँ पर केल्विन्स में। खैर, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक बाइनरी मिक्सचर बनाया जिसमें हमने इथेनॉल लिया और हमने वाटर लिया। दोनों ही लिक्विड्स थे और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे। एक का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन था और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन था। जब हम इनको आपस में मिक्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो बाइनरी मिक्सचर आप बना रहे हो ये कोई भी मिक्सचर बना लोगे और वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा, ऐसा नहीं। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट में या एक फिक्स परसेंटेज में इसको लेना पड़ता है, ठीक है ना। एक फिक्स्ड कंपोजिशन इसकी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन विल बी फिक्स्ड। कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। जैसे अगर हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है और अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहां पर 95% जो है वो इथेनॉल होना चाहिए और 5% वाटर होना चाहिए। ये जैसे जैसे अभी अब मैं आगे के पॉइंट्स बताता जाऊंगा आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगर मैंने 95% अल्कोहल लिया और 5% पानी लिया तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, मतलब कि वो कंपोजिशन कैसी होने की, फिक्स होगी। अगर मैं यहाँ पर 90% अल्कोहल ले लूं और 10% पानी ले लूं तो वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। सिर्फ ये जो कंपोजिशन है जहां पर हमने 95% अल्कोहल लिया है और 5% वाटर लिया है, उसी सॉल्यूशन को आप या उसी मिक्सचर को आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हो। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा था बॉइलिंग पॉइंट्स की बात, हमें पता है कि इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो और हमें ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब जब हमने 95% अल्कोहल और 5% वाटर एक फिक्स कंपोजिशन के इन दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, इसको हम अगर A मान लें, इसको मैं अगर B मान लूं, तो अगर मैंने यहां पर A और B, ये A जो है वो 95% है और B जो है वो 5% है, इसको जब मैं मिला दूंगा और एक सॉल्यूशन बनेगा AB, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ना तो वो 353 केल्विन होगा और ना ही वो 373 केल्विन होगा। ये एक अलग ही कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पर ये मिक्सचर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पर ये मिक्सचर बॉइल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि साहब अगर मैं इसको 90% मिलाता और इसको 10% मिलाता तभी भी हमें मालूम है कि इसका टेम्परेचर ये नहीं रहता, 353 और 373, तभी भी टेम्परेचर क्या होता, कोई एक अलग होता नहीं, उस समय बिल्कुल अलग होता। लेकिन यहां पर एजियोट्रॉप में एक और अगला पॉइंट क्या कहता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल distillation is not possible। अब आप बोलोगे कि साहब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता है क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि डिस्टिल्ड वाटर आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी, है ना, कि साहब वाटर जो है उसका हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं या आसवन करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। अब उसमें हम करते क्या है, पानी में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, हम यहाँ पर इसको गर्म करेंगे और ये पानी जो प्रेजेंट है इसमें ये भाप बनेगा और भाप बन करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको किसी एक कंडेंसर से अटैच कर देते हैं, इसकी वेपर्स आती हैं, यहाँ ये कंडेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर ये वेपर्स फिर कंडेंस होकर के इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आपका डिस्टिल वाटर हो जाता है। तो हम यहाँ करते क्या है, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं या इसको बॉइल करते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये तो तब है जब ये प्योर वाटर था, हमने इसमें क्या कर दिया, C2H5 और मिला दिया। अब हम इसको अगर डिस्टिल करना चाहते हैं तो क्या होगा, होगा ये कि अब ये अल्कोहल और ये वाटर ये इस एनर्जी को लेगा। अब हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो 353 केल्विन पर बॉईल होता है, तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये मिक्सचर हमने ले लिया इन दोनों का, और इस मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही टेम्परेचर 353 पहुंचेगा, वैसे ही होना क्या चाहिए, ये जो अल्कोहल है इसको वेपराइज हो जाना चाहिए, और ये वेपराइज होकर के यहां पर कंडेंस हो जाना चाहिए, और पानी यहां पर बचा हुआ रह जाएगा, यहां पर वाटर रह जाएगा, और यहां पर जो है वो अल्कोहल। और जब 373 पहुंचेगा तब जो है वाटर के वेपर्स बनेंगे और फिर वो डिस्टिल होगा। तो इसको हम अलग कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम इसको करते हैं तो मतलब इसमें जो दो चीजें मिली हुई हैं, ए और बी, इनको हम अलग अलग नहीं कर पाते। जब हमको एक स्पेशल कंपोजिशन में इसको लेते हैं, जब हम 95% ए और 5% बी लेंगे, तो ये जो ए और बी है, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता, इनको हम अलग नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे कि क्यों, हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब ये इसका मिक्सचर ये बन जाता है तो ये मिक्सचर बॉयल होने लगता है 351 केल्विन। अब देखो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 353, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 373, लेकिन ये मिक्सचर जब हमने ले लिया तो ये बॉयल होने लगा 351 पर, मतलब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ये बॉयल होने लगा। तो आप इसको अलग कैसे करोगे, जब ये टेम्परेचर 351 पहुंच जाएगा तो इसके भी वेपर बन जाएंगे, और ये अल्कोहल जो है इसके भी वेपर बन जाएंगे, और जब दोनों के वेपर बन जाएंगे तो दोनों अलग नहीं होंगे। अब ये दोनों अलग क्यों नहीं हुए, क्यों इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करने के लिए एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये अगर अल्कोहल की बात करें और यहां पर हम अगर वाटर की बात करें, तो इनका जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का और अल्कोहल का, ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, ये तो है सॉल्यूशन स्टेट में और ये है वेपर स्टेट में। तो वेपर स्टेट में जो इसका मोल फ्रैक्शन है जिसको हमने कल निकाला था, एक हम निकाल रहे थे काई ए और एक हम निकाल रहे थे वाई ए, ये जो था ये सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन, और ये जो वाई ए था वो क्या था, वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन फॉर्म में इसका और वेपर फॉर्म में या वेपर स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन, ये दोनों कभी भी क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका सॉल्यूशन अवस्था में या सॉल्यूशन स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है, वो अगर इसकी वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, वो अगर दोनों मोल फ्रैक्शंस इक्वल हो गए तो हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि साहब ऐसा क्यों, कि साहब इसका अगर मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो हम इसको डिस्टिल नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि देखो यहां हमारे पास इथेनॉल और वाटर, इनका मिक्सचर है, ठीक है ना। जब आप इसको गर्म करना शुरू करते हो, हमें पता है कि इस मिक्सचर में, ये जो यहां मिक्सचर है, इस मिक्सचर में
वाटर और एल्कोहल दोनों के ही क्या हैं, यहां पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये मॉलिक्यूल्स बना करके दिखा देता हूं। ये जो डार्क मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, डार्क बंच, ये क्या है, एल्कोहल का है। और ये जो आपको होलो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर के हैं। इसको मैं मान लेता हूं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पर ये क्या है, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, एल्कोहल। तो यहां कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर, मतलब इस सॉल्यूशन स्टेट में जब ये है तो इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन रहा होगा। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्स, मतलब काई, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर इसका भी है कुछ, तो इसको मान लेते हैं काई H2O, और इसको मान लेते हैं काई C2H5OH। जब हम इसको यहां पर गर्म करेंगे, अब जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, हमें पता है कि जो एल्कोहल है वो 353 केल्विन पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 353 टेम्परेचर पहुंचेगा, अभी हमें यह पता नहीं है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। यहां पर कंपोजिशन नहीं करी हमने, कंपोजिशन हमें नहीं पता, हमने तो बस दोनों को लिया और मिला दिया। जैसे ही 353 केल्विन टेम्परेचर पहुंचता है, ये क्या होगा, ये वेपराइज होना शुरू कर देगा। कौन वेपराइज होगा पहले, जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, बॉइलिंग पॉइंट इस एल्कोहल का कम है। तो 353 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही पहुंचा, वैसे ही ये बॉयल होना शुरू कर दिया और वेपर फेज में ये यहां आ गया। और ये क्या है, ये है हमारे पास में YC2H5OH, मतलब वेपर फेज में एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। ओके, इस तरह से टेम्परेचर ये बढ़ता गया और टेम्परेचर पहुंच गया फिर 373 केल्विन। जब ये 353 केल्विन था तो अकेला ऊपर क्या था, अकेला सिर्फ और सिर्फ यहां पर वेपर फेज थे एल्कोहल के। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर क्या पहुंचा, 373 पहुंचा, 373 पहुंचते ही यहां पर क्या होगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल भी वेपराइज होना शुरू कर देंगे और इसका मोल फ्रैक्शन यहां पे वेपर फॉर्म में ये आ जाएगा, मतलब कुछ वेपर्स यहां पर ऊपर रहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए थे। अगर ये मोल फ्रैक्शन दोनों इक्वल हो गए, इसके भी और इसके भी, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने ऊपर से ये जगह खाली छोड़ी हुई है और यहां पर हम कंडेंसर लगा रहे हैं, है ना, ये वेपर्स को आने के लिए। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन ये अगर बराबर हो गए तो ये एक ही टेम्परेचर पर क्या होंगे, एक ऐसी कंपोजिशन इन दोनों की कि ये 95% हमने लिया हुआ है और ये हमने 5% लिया हुआ है। तो ऐसे उसमें ये क्या होगा, ये 351 केल्विन पर वेपराइज हो जाएंगे और इनका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस समय बराबर हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन जब बराबर हो जाएगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, वेपर फॉर्म में रहेंगे। और दोनों के दोनों वेपर फॉर्म में रहेंगे तो ये अलग नहीं किए जा सकते। अगर इनका अलग अलग हुआ वेपर प्रेशर तो अलग किया जा सकते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो हमें मालूम है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि ये जो एल्कोहल है इसका परसेंट था मान लीजिए कि 0.7 सॉल्यूशन फॉर्म में, और जब ये वेपर फॉर्म में बना तो यहां पर इसका परसेंट क्या हुआ, 0.3, मतलब 1 माइनस 0.7 अगर हो जाता है तो 0.3 आ जाता है। तो ये 0.3, अब दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अगर हम यहां पर वाटर की बात करते हैं तो वाटर में अगर हम देखें कि साहब जो कंसंट्रेशन थी सॉल्यूशन फॉर्म में वो थी यहां पर 0.8 और ये क्या थी 0.2। तो यहां आप देखो कि वेपर फेज में जो कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन फॉर्म में जो कंसंट्रेशन है वो दोनों क्या है, अलग अलग है।
लेकिन अगर ये इक्वल हो गई तो हम यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको बॉयल नहीं कर पाएंगे, बल्कि दोनों क्या हो जाएंगे, बॉयल एक साथ होंगे। क्योंकि मैंने आपको यहां बताया था कि दोनों क्या करते हैं, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करते, क्योंकि ये एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होने लग जाते हैं, बॉयल होने लग जाते हैं। क्योंकि इनका टेम्परेचर 353 था, इसका टेम्परेचर 373 था, लेकिन जब हम इसको एक फिक्स पोजीशन कंपोजिशन में मिला देते हैं तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होने लगेगा या एक टेम्परेचर पर बॉयल होने लगेंगे तो वहां पर इनकी जो वेपर स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में जो मोल कंसेंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक ही टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोनों एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ही टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फॉर्म में, तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी आप मेरी बात यहां पर समझ गए होंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं जो कि फिक्स्ड कंपोजिशन में मिले होते हैं, जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है कि ये इसका इतना है इसका इतना है, दोनों अलग अलग उस पर नहीं करेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर पर वो बॉयल होते हैं। और साथ में उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो मोल कंसंट्रेशन होती है या मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को डिफाइन कर सकते हो या बता सकते हो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं ये दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक मिक्सचर को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन, और दूसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन। ओके, तो ये दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। अब जैसा कि आपने एक चीज और पढ़ी कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो जो भी ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। और जो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा या निगेटिव डेविएटेड होंगे उनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहलाता है